स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महेश कुमार चौधरी और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य के केस के बारे में। इस केस में 498A की जो FIR है वो रद्द कर दी गई और ये जो रद्द FIR की गई इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि जो 41A CRPC की धारा है उसमें नोटिस देने का जो प्रारूप है, ये प्रारूप हमें बताया गया है अमनदीप सिंह जौहर के मामले में, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट का एक मामला है। उसमें इस प्रारूप के बारे में डिटेल से व्याख्या की गई है, तो इसका अनुपालन नहीं किया गया, मतलब कि गैर अनुपालन किया गया 41A के नोटिस का। और इस वजह से इसके बाद आगे भी बहुत सारे ऐसे रीज़न हैं इसके अलावा भी, जिसकी वजह से हाई कोर्ट को 498 के इस मामले को जो FIR की गई थी उसको रद्द करना पड़ा। आज के इस वीडियो में हम इसी केस के बारे में डिटेल से बात करेंगे और इसी के साथ साथ हम आपको बहुत सारी ऐसी नॉलेज देंगे जिन पर अगर आप अपने केस पर थोड़ा सा ध्यान दे करके, अगर आपके केस में ऐसे पॉइंट्स हैं, अगर आपके केस में ऐसे बिंदु हैं और आपको समझ में आता है कि ऐसे तर्क आपके केस में भी मिल सकते हैं, तो आप इनके आधार पर अपने FIR को आप क्वैश करवा सकते हैं। आप हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं उसको रद्द करने के लिए। इस मामले में क्या हुआ कि 41A CRPC का जो नोटिस दिया गया उसका गैर अनुपालन हुआ, और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हाई कोर्ट ने झारखंड पुलिस से ये उम्मीद की कि आगे से वो जब भी कोई भी गिरफ्तारी करें तो उसमें 41A की नोटिस का जो प्रारूप है उसका पालन जरूर करें। और इसके लिए झारखंड पुलिस ने कुछ ऐसे कदम हैं जो झारखंड पुलिस शायद उठाने जा रही है, कुछ दिशा निर्देश बनाने जा रही है। तो ये तो बात हो गई कि पुलिस वालों को किस तरह के दिशा निर्देश देने हैं, झारखंड पुलिस किस तरीके से उन्हें दिशा निर्देश देगी और क्या आगे झारखंड पुलिस इन सबका पालन करती है या नहीं करती है। इस मामले में ये देखा गया कि जो याचिकाकर्ता 1 और 2 थे, इस मामले में 5 लोगों को आरोपी बताया गया था। जो मामला है वो महिला के द्वारा अपने ससुराल पक्ष और अपने पति के खिलाफ FIR की गई थी धारा 498A के तहत। इसमें 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। तो इस मामले में सबसे पहले ये देखा गया कि जो याचिकाकर्ता हैं 1 और 2, अब ये जो याचिकाकर्ता 1 और 2 हैं वो सास और ससुर हैं, तो इनकी गिरफ्तारी बिना किसी उचित प्रक्रिया का पालन किए हुए कर ली गई। FIR दर्ज होने के बाद 2021 में न्यायिक मजिस्ट्रेट, मतलब कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जमशेदपुर ने गिरफ्तारी का गैर जमानती वारंट जारी कर दिया था 5 याचिकाकर्ताओं के खिलाफ, और इसमें से याचिकाकर्ता 1 और 2 की गिरफ्तारी भी कर ली गई। अब उन्होंने बिना, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं, बिना 41A की नोटिस दिए, पुलिस वालों ने कोई नोटिस नहीं दी, कुछ नहीं हुआ और गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया। इसके बाद जब गिरफ्तारी हुई और जब उन्हें नोटिस मिला, पति पक्ष को जब नोटिस मिला, तो इन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाई कोर्ट के समक्ष FIR को रद्द करने की याचिका दायर की गई, और ये जो FIR रद्द करने की जो याचिका दायर की गई थी इसमें किन किन तर्कों को लिया गया था। अब देखिए, जैसे बहुत सारे लोगों का ये कमेंट आता है कि मैम जब हाई कोर्ट में याचिका डाली जाती है FIR को रद्द करने के लिए तो हाई कोर्ट में क्वैश नहीं होता है, क्या वजह है कि क्वैश नहीं होता। बहुत सारे लोगों का ये भी पूछना होता है कि क्या ऐसी वजह है, अगर हम याचिका डालते भी हैं तो उसे खारिज कर दिया जाता है लेकिन FIR रद्द नहीं होती है। तो देखिए, आप जब भी जाते हैं हाई कोर्ट अपनी FIR को रद्द करवाने के लिए तो आपके पास कुछ जेन्युइन तर्क होने चाहिए। जो आप हाई कोर्ट में देते हैं वो कुछ जेन्युइन होने चाहिए, उनको देख करके लगना चाहिए कि हाँ, जो FIR की गई है या जिस तरीके से उसमें सारी प्रक्रियाएं की गई हैं वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर आप अपनी बात को सही ढंग से वहां तक रख पाते हैं तो आपकी जो भी याचिका है उसको जरूर सुना जाता है और आपको उसमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है। इस केस में आप ध्यान से सुनिए कि इसमें जो तर्क है वो किस तरीके से तर्क दिए गए थे। सबसे पहला जो तर्क था वो ये पेश किया गया कि CRPC 41A के तहत नोटिस दिए बिना गैर जमानती वारंट जारी किया गया था, जबकि ऐसे मामलों में अगर हम अर्नेश कुमार का हम केस देख लेते हैं तो उसमें साफ तौर पर कहा गया है कि बिना 41A के नोटिस के बिना गिरफ्तारी कभी नहीं की जाएगी।
और इस मामले में क्या किया गया कि 41A CRPC का नोटिस नहीं दिया गया, बिना नोटिस दिए गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जमशेदपुर के द्वारा। तो पहला तर्क ये हो गया। दूसरा तर्क इसमें क्या दिया गया कि जमशेदपुर अदालत का क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि जो कथित घटना है वो या तो कोलकाता या जर्मनी की है। मतलब कि ये जो घटना हुई थी वो या तो कोलकाता में हुई थी या तो जर्मनी में हुई थी। ये इस वजह से क्योंकि ससुराल पक्ष के लोग कोलकाता में रहते थे और जो हस्बैंड है वो अब जर्मनी में है, और इस वक्त जब केस चल रहा था उस वक्त भी पत्नी जो थी वो अपने पति के साथ जर्मनी में रह रही थी। तो या तो इसमें जो क्षेत्राधिकार जो होना चाहिए वो कोलकाता या जर्मनी का यहाँ पर दिखाता है। मतलब कि आपका अगर आपने भारत में किया तो इसमें जमशेदपुर अदालत का कहीं भी कोई भी क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। दूसरा तर्क ये दिया गया। अब ये जो तीसरा तर्क दिया गया वो ये दिया गया कि याचिकाकर्ता 1 से 5 के खिलाफ जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सामान्य हैं और व्यापक हैं। अब यहाँ सामान्य और व्यापक आरोपों का मतलब आपके लिए समझना बहुत जरूरी है कि ये सामान्य आरोप कैसे होंगे। तो देखिए, अगर आपके खिलाफ 498A का केस हुआ है और उसमें जो आरोप लगाए गए हैं वो बहुत ही जेन्युइन लगाए गए, बहुत ही सामान्य से लगाए गए। जैसे उसमें ये कहा गया दहेज की मांग की गई थी, मारा पीटा गया। अब यहाँ पर जो दहेज की मांग की गई उसका कोई भी प्रूफ नहीं दिया गया है। मारा पीटा गया, मारपीट हुई, इसका भी कहीं भी कोई प्रूफ नहीं दिया गया। मतलब किसी भी तरह की कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं दी गई, कहीं भी किसी डेट का जिक्र नहीं किया गया, दिनांक का जिक्र नहीं किया गया, समय का जिक्र नहीं किया गया। तो ये आरोप कैसे हो जाते हैं? सामान्य प्रकृति के हो जाते हैं, जिनको कि एक स्पेसिफिक ढंग से उसे क्लैरिफाई न किया जा सके। तो ऐसे जो भी आरोप होंगे वो सभी आरोप सामान्य प्रकृति के माने जाएंगे। तो इस केस में भी यही था कि जो आरोप लगाए गए थे वो सामान्य लगाए गए थे। मतलब याचिकाकर्ता जो 1 से 5 तक के खिलाफ जो आरोप लगाए गए वो सामान्य लगाए गए। और ये भी तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता 1 और 2, जो कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि याचिकाकर्ता 1 और 2 सास और ससुर हैं, तो इनकी जो गिरफ्तारी थी वो बिना कोलकाता पुलिस की सहायता के राज्य पुलिस के द्वारा कर ली गई थी और इनको गिरफ्तार कर जमशेदपुर कोर्ट में लाया गया था। जबकि ये जरूरी होता है कि अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप जाते हैं गिरफ्तारी करने के लिए, तो वहां की पुलिस से आपको पहले संपर्क करना चाहिए और उनकी सहायता से ही आपको फिर गिरफ्तारी करनी चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि बिना कोलकाता पुलिस की सहायता के राज्य पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली और जमशेदपुर कोर्ट में उनको ला दिया गया। साथ ही में कोर्ट को एक बात और बताई गई कि जब गिरफ्तारी की गई तो 24 घंटे तक उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया था। जबकि नियम क्या है कि जब भी पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से ज्यादा अपने पास नहीं रोक सकते, थाने में नहीं रोक सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि 24 घंटे बीत गए और उन्हें कोर्ट में पेश नहीं किया गया। कोर्ट में कब पेश किया गया? जब जमानत के लिए जब आवेदन किया गया उसके बाद फिर पेश किया गया कोर्ट में। मतलब कि 48 घंटे के बाद इन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। तो इतने सारे तर्क जो थे वो कोर्ट के सामने दिए गए। अब इन सब पे जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, सारे तर्कों पर जब कोर्ट ने संज्ञान लिया, तो कोर्ट ने ये पाया कि ये जो 41A की नोटिस वाली जो बात है कि इसका पालन नहीं किया गया, तो इसमें सबसे पहले कोर्ट ने ये देखा कि जो याचिकाकर्ता 1 और 2 हैं तो उन्होंने अपना फ्लैट बदल लिया था और जिसकी वजह से उन पर 41A की तामील नहीं की गई थी। लेकिन साथ ही में कोर्ट ने एक बात और कही कि अगर पुलिस 41A की नोटिस भेजती है और ये पता चलता है कि 41A की नोटिस नहीं प्राप्त, जिनके पास भेजी गई है उन्हें नहीं दी जा पाई है किसी भी वजह से, जैसे यहाँ पर यह है कि यहाँ पर उन्होंने अपना फ्लैट बदल लिया था। जबकि एक बात और ये थी कि पुलिस वालों को उनके नए पते की जानकारी थी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर वो तामील नहीं हो पा रही है तो पुलिस का ये दायित्व है कि वो किसी भी विशिष्ट स्थान पर उस नोटिस को चस्पा कर दें, जो कि नहीं किया गया था पुलिस वालों के द्वारा। और यहाँ पर फ्लैट बदल लिया गया, लेकिन हालांकि पुलिस को पूरी जानकारी थी कि नया पता क्या होगा। इस केस में फिर जो कोर्ट ने था, हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि इस केस में अर्नेस्ट कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मामले में जो भी
इसमें जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे 498A से रिलेटेड, उनका पालन नहीं किया गया था। क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बिंदु पर, जैसा कि पहले बताया गया कि क्षेत्रीय अधिकार नहीं था जमशेदपुर कोर्ट को, लेकिन उसके बाद भी नोटिस गैर जमानती वारंट जारी कर दिया गया था। तो क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बिंदु पर कोर्ट ने कहा कि जो हम विद्वान जो मजिस्ट्रेट हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं जमशेदपुर, उन्होंने बिना अधिकार के गैर जमानती वारंट जारी किया था। इस वजह से इसको मद्देनजर रखते हुए FIR जो हुई थी उसको रद्द किया जाता है और किसी भी तरह का कोई भी विशिष्ट आरोप नहीं दिया गया। पूरे केस पर संज्ञान लेने के बाद ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरह जो भी आरोप लगे थे वो सामान्य हैं और व्यापक हैं, और इस केस में बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनका पालन नहीं किया, कानूनी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। इस FIR को रद्द कर दिया जाता है। तो ये एक पूरा केस है जो कि महेश कुमार चौधरी और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य का है, जिसको आप इसको जब एक बार आप सुनेंगे पूरे ढंग से, अगर आप इसको सुन लेते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपके केस में बहुत सारे पॉइंट्स हो सकता है कि निकल के आ सकते हैं, और आपको भी अपने केस को लड़ने में या अपने FIR को क्वैश कराने में इससे मदद मिल सकती है। तो अब अगर इस तरह के पॉइंट्स को लेकर के अगर आप हाई कोर्ट में जाते हैं और आप जा करके उसको FIR को रद्द करवाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आपको जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो कोर्ट से पॉजिटिव ही रिस्पॉन्स मिलेगा। तो आपका ये जो कहना होता है कि FIR रद्द नहीं होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ये सारी चीज़ें गलत हैं। तो ये ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसे केस हैं जो कि बहुत जल्द ही खत्म हो जाते हैं। तो सारी चीज़ों पर आप ध्यान दीजिए और इस तरीके से अपनी FIR को आप रद्द करवाइए। तो आपका ये जो FIR है, जो भी आपके खिलाफ केस वगैरह किए गए हैं, वो जल्द से जल्द खत्म हो जाएंगे और आपको सफलता जरूर मिलेगी अपने केस में। उम्मीद करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई और जानकारी चाहिए या आपको अगर कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको क्लियर नहीं हो पाए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। आपको अगर अपने केस से रिलेटेड कुछ सलाह चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, आप नंबर पे व्हाट्सएप करके उस पर आप पेमेंट की लिंक ले सकते हैं, और आप जब पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट भेजते हैं तो आपको एक टाइम बता दिया जाता है, उस टाइम पर आपके पास कॉल जाएगी और आपकी हमसे बात हो जाएगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।